6 तारीख को जरूर वापस आ जाना घर से भाई, होली करके। कुछ बच्चों का होता है होली, उनकी खत्म नहीं होती। 1-2 दिन भी लेट आओगे ना, जितना लेट आओगे उतना ज्यादा सिस्टम निकल जाएगा। और बाकी मेरे सब बैच नए स्टार्ट हो रहे हैं। 10 से 11 मैपिंग स्टार्ट कर रहा हूं मैं। मैपिंग मतलब पूरी बर्ड मैपिंग, तो वो मैं बर्ड में पूरा सब कुछ बर्ड ज्योग्राफी का मैं मैप से पढ़ाता हूँ। ठीक है, उसमें आपको बर्ड का मैप बनाना आ जाता है, हर झील सब कुछ कहाँ है वो। इसमें मैं स्टार्ट कर रहा हूँ इन्वायरमेंट। इससे अगले वाले में मैं स्टार्ट कर रहा हूँ आपका आर्ट एंड कल्चर का पार्ट है बेसिकली धर्म, यानी बौद्ध धर्म, जैन धर्म, जितने धर्म है ये सब मैं कराऊंगा। चलिए, पहला क्वेश्चन है, भारत की सबसे बड़ी जनजाति 2011 की जनगणना के अनुसार कौन सी है? थारू याद है तो थारू हो गई? नहीं, आंसर क्या है? भील जनजाति है। ध्यान रखना, ये सबसे बड़ा समुदाय है। और बेसिकली भील जनजाति किस क्षेत्र में है? मध्य प्रदेश हो गया, ठीक है, महाराष्ट्र हो गया, राजस्थान हो गया, यहां पर है राजस्थान। कहते हैं कि ये जो भील लोग हैं इनका संबंध खास करके रहा है एकलव्य से। आपने नाम सुना है एकलव्य का? हाँ, सुना है कि नहीं? हाँ, तो कहते हैं कि एकलव्य भी जो था वो एक भील जनजाति से था, जिसने गुरु द्रोण का एक पुतला बना करके और विद्या सीखी थी, धनुर्विद्या। और कहते हैं जब कभी गुरु द्रोण वहां से गुजरे तो एकलव्य ने कहा कि मैंने तो सब कुछ आपसे ही सीखा है। उसने कहा अच्छा दिखाओ जरा। तब उसने ऐसा कर्तव्य दिखाया एकलव्य ने कि द्रोण को लगा कि मेरा जो प्रिय शिष्य है अर्जुन, वो भी इसकी बराबरी नहीं कर सकता। तब द्रोण ने कहा कि अब सीख तो लिया, मुझे गुरु दक्षिणा तो दे दो। तो एकलव्य ने कहा जो आप चाहो वो दे दो। उन्होंने कहा मुझे तुम्हारा अंगूठा चाहिए, दाएं हाथ का अंगूठा। अब दाएं हाथ का अंगूठा अगर दे दिया तो सीधी सी बात है, जो धनुर्विद्या है वो उसमें मेन ही गेम अंगूठे का। तो कहते हैं कि वहां पर जो है वो अर्जुन के पक्ष में एकलव्य से, जो कि एक शेड्यूल ट्राइब से संबंधित था, वो उसकी प्रतिभा को दबाने की कोशिश की गई गुरु द्रोण के द्वारा। तो वो भी जो है वो क्या था? भील था। दूसरी बात, ये किसकी बात चल रही है? जनजाति। जनजाति मतलब एसटी। एक क्वेश्चन आपसे ये पूछ सकता है, एसटी सबसे ज्यादा कहां है? आंसर क्या होगा? एमपी, मध्य प्रदेश। ध्यान रखना, सबसे ज्यादा एसटी जो है वो कहां पर है? मध्य प्रदेश। एक क्वेश्चन पूछ सकता है, प्रतिशत में सबसे ज्यादा, में सबसे ज्यादा। तो प्रतिशत का मतलब समझते हो? हाँ, परसेंट। जैसे मैंने बताया ये एक छोटा राज्य है और यहाँ की जनसंख्या मान लो 100 है, यहाँ की जनसंख्या 1000 है। अब यहाँ पर 200 एसटी हैं, यहाँ पर 50 एसटी हैं, तो यहाँ पर तो 50% हो गया, लेकिन ये 200, इसका कितना परसेंट हुआ? मात्र 20%। तो प्रतिशतता के आधार पर जब बात होती है तब आंसर किसका आएगा? मिजोरम। यानी प्रतिशतता के आधार पर जो एसटी है वो कहां पर है ज्यादा? मिजोरम। अगर क्वेश्चन पूछे केंद्र शासित प्रदेश, केंद्र शासित प्रदेश जिसमें सबसे ज्यादा एसटी हैं, सबसे ज्यादा एसटी, तो आंसर क्या होगा? लक्षद्वीप। लक्षद्वीप। ठीक है, पहला क्वेश्चन, सबसे ज्यादा अनुसूचित जनजाति के लोग कहां पर हैं? एमपी। प्रतिशतता के आधार पे सबसे ज्यादा मिजोरम, सेकंड नागालैंड है, लेकिन आप मिजोरम ध्यान रखो, बहुत ज्यादा लोड मत डालो दिमाग पे। केंद्र शासित प्रदेश जहां पर सबसे ज्यादा एसटी हैं, लक्षद्वीप। एक क्वेश्चन और, कहां एसटी नहीं है? नहीं है, तो इसमें एक तो इंपॉर्टेंट है आपका पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, यहां तक कि दिल्ली भी आ जाता है। और केंद्र शासित प्रदेश में पांडिचेरी। पांडिचेरी। मेरी बात ध्यान रखिएगा, इनसे एक ना एक क्वेश्चन एग्जाम में उठ जाएगा। ठीक है, तो कुछ भी पूछ सकता है। प्रतिशतता के आधार पर सबसे ज्यादा जनजातियां कहां पर हैं, जनजाति के लोग कहां पर हैं? मिजोरम। केंद्र शासित प्रदेशों में लक्षद्वीप, सबसे ज्यादा जनसंख्या के मामले में मध्य प्रदेश। कहां नहीं है? पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, पांडिचेरी, यहां पर
शेड्यूल्ड ट्राइब्स नहीं है। क्लियर? क्लियर है जी? आगे बढ़े, बढ़े आगे, लिख लिया, नोट कर लिया? ठीक है, नेक्स्ट। टोडा जनजाति मुख्य रूप से कहाँ निवास करती है, जो बहुपति विवाह की प्रथा के लिए जानी जाती है? तो टोड जनजाति निवास करती है नीलगिरी। नीलगिरी तो आपको पता ही है कहां पर है, कहां पर है? तमिलनाडु में है नीलगिरी। तमिलनाडु, कर्नाटक और केरला के ट्राई जंक्शन में है। टोड जनजाति थोड़ा सा इंपॉर्टेंट इसलिए है टोडा जनजाति कि यहाँ पर जो बहुपति प्रथा होती है, यानी जैसे घर में 3 भाई हैं, 1 2 3, तो सबसे पहले जो बड़ा ये वाला है, तो महिला की शादी पहले इससे होगी, फिर उसी महिला की शादी इससे होगी, फिर उसी महिला की शादी इससे होगी, यानी घर में वो एक ही बहू लेकर के आते हैं। तो ऐसा क्यों है, वो रीजन है, वो अभी आप बैठ के यहाँ नहीं सोच सकते हो। उसका रीजन इसलिए क्योंकि वो हर एक समाज का सिस्टम है। वहां पर लंबे समय से महिलाओं की कमी रही है। तो जब महिलाओं की कमी होगी तो सीधी सी बात है, या तो महिलाओं के दाम बहुत बढ़ जाएंगे, यानी पुरुषों को दहेज दे करके लाना पड़ेगा, या एक परंपरा को अपना लिया जाए कि भैया महिलाएं कम हैं, पुरुष ज्यादा हैं, तो सबका वैवाहिक जीवन बन सके। उसके लिए तरीका एक है कि एक महिला है तो पूरा परिवार जाता है जी हमें ये महिला हमारे घर में दे दो। तो पहले बड़े वाले से शादी हो गई, ठीक है, उससे बच्चे हुए, फिर दूसरे वाले से शादी, फिर तीसरे, तो इस तरीके से उसे तीनों की पत्नियां बन के रहना पड़ता है, स्टेप बाय स्टेप। इसे बोलते हैं बहुपति प्रथा या बहुपति विवाह। लेकिन यहां का जो सिस्टम है ना, वो भातृत्व वाला है, यानी भातृत्व बहुपति विवाह है। भाई ही होंगे पति, दूसरा कोई नहीं होगा। तो ये टोड जनजाति। ऐसे ही एक प्रथा और है, उत्तराखंड की एक जनजाति जो जौनसार क्षेत्र में रहती है, जिसका नाम है जौनसारी। ये देहरादून के आसपास जौनसार क्षेत्र में रहती है, ये जौनसारी। तो ऐसा नहीं है, ठीक है। बहुपति प्रथा भी देखने को मिलती है। बहुपत्नी प्रथा तो आपने सुनी होगी, लेकिन बहुपति प्रथा भी है, और खास करके एक टोडा जनजाति है जो कहाँ रहती है, नीलगिरी में। आगे बढ़े, नेक्स्ट। नेम लिखे में कौन सी जनजाति दीपावली को शोक के त्योहार के रूप में मनाती है? जाति का नाम है थारू। बेसिकली थारू जाति जो है, ये है मूल रूप से, ये उत्तराखंड में है, ये उत्तराखंड, उत्तराखंड में ये देखी जाती है। उसके अलावा यूपी, उत्तराखंड और यूपी, तो आप इसे उत्तराखंड में देख सकते हैं, खास करके उधम सिंह नगर, ठीक है। ये जो बेल्ट है आपकी, आगे निकल जाओगे आप, ठीक है, पूरा नानक मता, बाजपुर, ये वाली पूरी बेल्ट है यहाँ थारू में, ठीक है। और यूपी का तराई क्षेत्र, तराई क्षेत्र यहां आपको देखने के लिए मिलती है। थारू से मोस्ट इंपोर्टेंट क्या बातें हैं, यहां से ये अपने को महाराणा का वंशज मानते हैं, महाराणा का वंशज मानते हैं, पहली बात तो ये। दूसरी बात, इनमें मात्र सत्तात्मक व्यवस्था है, मात्र सत्तात्मक व्यवस्था, मात्र सत्तात्मक व्यवस्था इनमें देखी जाती है, यानी स्त्री का दर्जा ऊंचा होता है, पुरुष की कोई औकात नहीं होती थारुओं में, ठीक है। यहां तक कि इतनी औकात नहीं होती कि वो रसोई में प्रवेश नहीं कर सकता, खाने को, बर्तन को हाथ नहीं लगा सकता, वो ले नहीं सकता, पत्नी उसे देगी करके, ले खा ले, डाल दिया, ठीक है। ऐसा क्यों है, इसका मैं आपको रीजन बताता हूँ, ठीक है। और खास करके ये क्या करते हैं, ये दीपावली को शोक के रूप में मनाते हैं, दीपावली को शोक के रूप में। देखो, पहली बात तो ये है, इस पे थारू पे कई सारी थ्योरी बनी हुई है। थारू जनजाति पे पहली थ्योरी है कि थारू लोग थार के थे। थार कहां पर है? राजस्थान। कहते हैं कि राजस्थान के जो राजपुताना गढ़ थे, ये वहां के लोग थे। लेकिन जब बाह्य आक्रमण हुए और जब राजा महाराजा मारे गए बाह्य आक्रमणों में, तो जो घरों की महिलाएं थी उन्हें सीधा सा था, या तो वो जो आक्रमणकारी थे, तुर्की आक्रमणकारी, वो उनके साथ मान सम्मान को ठेस पहुंचाते, उनका शारीरिक शोषण करते। तो वो महिलाएं महल छोड़कर वहां से भाग निकली। जब वो महल छोड़कर के भागी वहां से निकली, तो साथ में निकलने के लिए कुछ कर्मचारी रहे होंगे, दास रहे होंगे,
जो गाड़ी चलाएंगे, जो कुछ खाना बना के देंगे, वो सब नौकर चाकर भागे होंगे। तो वो नौकर चाकर भी आ गए, ये सब ईश्वर आ गए, और आकर के इन्होंने अपने कबीले उबीले लगा दिए। अब धीरे धीरे इन्हीं के बीच में, जब कुछ नहीं तो इन्हीं के बीच में वैवाहिक संबंध बन गया। तो जो नौकर पुरुष समाज, नौकर दास से हुआ, दास साइड से यानी नौकर हुए, और जो महिलाएं थी वो उच्च कुल की थी। बात समझ रहे, वो रानी कुल से थी, वो रजवाड़ों से थी। तो ऐसे में ये एक सिस्टम माना जाता है कि इसमें जो पुरुष हैं वो निम्न कुल के और महिलाएं उच्च कुल की। पूरे घर को जो राइट्स होते हैं, सब कुछ होता है, वो महिलाओं के पास होता है। मैंने बताया नहीं कि पुरुषों को तो अछूता माना जाता है, बिल्कुल ऐसा। तो ये परंपरा जो है वो इनकी बनी हुई है। दूसरा एक नाम कहते हैं कि थारू क्यों पड़ा। बोले थारू इसलिए पड़ा, जब सीता जी का हरण हो गया था तो राम जी जो है वो ढूंढना शुरू करा सीता जी को, तो वो ढूंढते ढूंढते इधर से भी गए। तो कहते हैं उन्हें थारू लोगों से सहायता प्राप्त हुई, यानी थारू लोगों ने कहा कि ठीक है, हम भी आपके साथ जो है वो सीता जी को ढूंढने चलेंगे। उस समय थारू नहीं रहे होंगे, इनका और कोई नाम रहा होगा। बोले ये सब जो है वो यहां से वहां पर पहुंच गए श्रीलंका। और जब रावण की सेना आई, जब रावण आया 10-10 मुंह लेके, तो ये थर 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 कांपने लगे, ठीक है, जिसके कारण से इनका नाम पड़ गया थारू। और ये इतना ज्यादा खौफ में आ गए, ये कभी रावण के खिलाफ जाने की कोशिश नहीं करते हैं, जिस कारण चूंकि दीपावली पे कहते हैं कि वो राम को और लक्ष्मण को, सॉरी, रावण को मार करके राम जी जो है वो वापस आए थे। तो बेसिकली इसलिए ये दीपावली को शौक के रूप में मनाते हैं। अब इसमें से क्या सही है क्या नहीं, बट आपको एक कहानी ध्यान रखनी है। दीपावली को शौक के रूप में मनाते हैं, ठीक है। और उत्तराखंड के उधम सिंह नगर, यूपी के तराई क्षेत्र में मात्र सत्तात्मक व्यवस्था इनमें देखने को मिलती है, और ये महाराणा प्रताप के भी वंशज अपने आप को कहते हैं, ठीक है। तो 4 फैक्ट है, ध्यान रखना। एक जनजाति है जारवा, ये अंडमान निकोबार की है भाई, अंडमान निकोबार की। मुंडा बिहार की है, मुंडा। और खासी मेघालय की है। गारो खासी जयंतिया, ठीक है, गारो खासी जयंतिया। क्लियर, आगे बढ़े। मेघालय की है खासी, मुंडा बिहार की, और जारवा अंडमान निकोबार की। बढ़े आगे। नेक्स्ट, जारवा और ओंग जनजातियां भारत के किस उसकी हैं? अंडमान निकोबार। अंडमान निकोबार की मेन मेन लिख लो भाई। एक तो जारवा हो गई, एक ओंगे हो गई, एक सेंटलीज, ठीक है, एक सेम्पेन, 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 सेम्पेन। तो कौन कौन सी? जारवा हो गई, ओंज हो गई या ओंगे से बोलते हैं, सेंटलीज हो गई। सबसे खतरनाक ये है, ये सेंटलीज जो है ना, ये सेंटलिन द्वीप पर रहती है। इसका बिल्कुल भी कम्युनिकेशन नहीं है हमारे साथ, आज के इंसान के साथ। तो ये वहां पे कोई जा भी नहीं सकता। इसका बिल्कुल, इसे पता ही नहीं है क्या होता है क्या नहीं होता है। ये बिल्कुल जंगली जानवर की तरह रहते हैं, इनकी मान्यता है। 1-2 लोगों ने कोशिश करी भी जाने की, लेकिन उन्होंने मार दिया उसको, ठीक है। बहुत कोशिश की गई, बहुत अभियान भेजे गए, बहुत कुछ भेजा गया। प्रेजेंट टाइम में पता नहीं कितने लोग हैं, कैसे रहते हैं, किस तरीके से क्या है, इनका एक अलग सिस्टम है। इसका बिल्कुल भी कम्युनिकेशन नहीं है इनका, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा। तो सेंटलीज, सेम्पन, जारवा और ओंगे। नेक्स्ट, मिलान करना जी, ये क्वेश्चन पे स्टार लगाओ, 3 सब इंपोर्टेंट है। पहला है गद्दी, हिमाचल। कई बार ना हिमाचल ऑप्शन नहीं देता है आपको, ना एक पहाड़ी दे देता है, धौलाधर। तो धौलाधर श्रेणी कहां है? हिमाचल प्रदेश में है। तो धौलाधर श्रेणी, क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कौन सी जनजाति धौलाधर श्रेणी में है, तो कौन सी? गद्दी। लेपचा सिक्किम में है भाई। खासी हो, आंसर बताओ। ए, ए आंसर होगा ए, ठीक, क्लियर। आगे बढ़े। मिसमी, डफला, मिसमी, अबोर, ये सब पहाड़ियां आपने सुनी होगी। ये कहां पर है? अरुणाचल प्रदेश भाई, ये है अरुणाचल प्रदेश। असम की भी लिख लेना, मिकिर। अच्छा, ये पहाड़ी भी हैं, ध्यान रखना है। जिन पहाड़ियों में रहते हैं उन पहाड़ियों का नाम यही है भाई,
मिकिर और रेंगमा। नागालैंड की तो सबसे प्रमुख है नागा, नागा, ठीक है। मणिपुर में एक जनजाति है लुसाई, पहाड़ी भी है। देखो मणिपुर में ना, पूर्वोत्तर में जितनी पहाड़ी है ना, जो जो पहाड़ियों के नाम है वो जनजातियों के नाम है। जिस जो जनजाति जिस पहाड़ पे रहती है उसका नाम वही है। जैसे खासी जनजाति खासी पहाड़ पे, नागा जनजाति नागा पहाड़ पे, ऐसे करके रहते हैं। तो गारो, खासी, जैंतिया, ठीक है, डफला, मिरी, अबोर, मिसमी, ये सब जनजातियां हैं, ठीक है। तो लिखा मिसमी और डफला, ये कहां पर है? अरुणाचल प्रदेश। नेक्स्ट आगे बढ़े। नियम है किस राज्य में जनजातीय समुदाय की पहचान नहीं की गई है, अर्थात कोई एसटी नहीं है? हरियाणा, पंजाब। आंसर क्या होगा? ए। संथाल जनजाति का मुख्य निवास क्षेत्र कौन सा है? ये है छोटा नागपुर का पठार। संथाल जनजाति इंपोर्टेंट है भाई, संथाल जनजाति। इसके बारे में 2-4 फैक्ट याद रख लेना। इस जनजाति ने एक विद्रोह किया था, ठीक है, 1855 और 56 में, जिसका नाम था संथाल विद्रोह। अंग्रेजों के समय क्वेश्चन पूछ सकता है संथाल विद्रोह कब हुआ था, ठीक है। तो ये 1857 क्रांति से जस्ट पहले हुआ था। इसका नेतृत्वकर्ता पूछ सकता है कौन था नेतृत्वकर्ता। इसका नाम था, दो भाई थे, एक का नाम था सिद्धू और एक का नाम था कान्हू, सिद्धू कान्हू। तो क्वेश्चन ऐसे ही पूछ सकता है सिद्धू कान्हू कौन थे, ठीक है। तो संथाल विद्रोह के नेतृत्वकर्ता थे सिद्धू और कान्हू, ठीक है। संथाल जनजाति बेसिकली झारखंड की है, झारखंड, छोटा नागपुर का पठार झारखंड में ही है ये। तो सिद्धू कान्हू इनके दो नेता थे संथाल लोगों के, ठीक है। तो संथाल लोगों के दो नेता थे, एक का नाम सिद्धू, एक का नाम कान्हू, ठीक है। संथाल जनजाति। संथाल विद्रोह पूछ सकता है आपसे भाई कब हुआ? 1855। एक क्वेश्चन पूछा हुआ था कौन सा विद्रोह 1857 की क्रांति से जस्ट पहले हुआ था? संथाल, ठीक है, याद रहेगा। संथाल जनजाति कहाँ की? झारखंड की। नेक्स्ट नोट कर लिया। अगला ये गारो, खासी, जैंतिया, मेघालय। भील जनजाति प्रसिद्ध उत्सव भगोरिया मुख्य रूप से किस राज्य में मनाया जाता है? मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में मनाते, ये अब मनाते हैं होली से 7 दिन पहले, अभी चल रहा होगा उनका भगोरिया, ठीक है। हाँ, होली से 7 दिन पहले ये मनाते हैं। ये फसल के उसमें माना जाता है मेन, बेसिकली आप देखोगे फसल का टाइम आ जाएगा तो वही। नील में कौन सी जनजाति कत्था बनाने के लिए फेमस है? नाम ही इसका देखो, कत्था किससे बनता है? खैर की लकड़ी से बनता है, कल बताया था मैंने, खैर वृक्ष से बनता है। तो ये कौन है? खैरवाल। अच्छा, राजी एक जनजाति है उत्तराखंड की, ये यूके की जनजाति है उत्तराखंड की। जौनसारी भी जनजाति यूके की है। कोल जनजाति ये दक्षिण में है आपका महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश, ठीक है। राजी जनजाति ये जंगली जनजाति है, राजी जनजाति पूरी तरीके से जंगलों में रहती है उत्तराखंड की। कौन सी? खैरवाल। खैरवाल राजस्थान में भी है, एमपी में भी है, ठीक है। मतलब इस पूरे बेल्ट में है खैरवाल, जगह जगह है, केवल एक जगह की नहीं है। खैरवाल बेसिकली क्या है? जो लोग कत्था बनाते हैं उनको खैरवाल कहते हैं, ऐसे समझो, ठीक। नेक्स्ट आगे बढ़े। भारत में किस राज्य में अनुसूचित जनजातियों एसटी की जनसंख्या का प्रतिशत सबसे ज्यादा है? फर्स्ट प्रेफरेंस मिजोरम, सेकंड नागालैंड। ध्यान रखना। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति किसी जाति को अनुसूचित जनजाति घोषित कर सकते हैं? आर्टिकल 342, स्टार लगा लो 342, 342। नेक्स्ट मिलान करना जी। जौनसारी उत्तराखंड, संथाल छोटा नागपुर का पठार, टोडा नीलगिरी और जारवा अंडमान निकोबार, ठीक है। कौन सा बना जल्दी बताओ? ए। नेक्स्ट निम्नलिखित में कौन सा युग्म गलत सुमेलित है? गद्दी हिमाचल प्रदेश,
सहरिया राजस्थान में है, मिकिर असम में है, राजी कहाँ है? ये उत्तराखंड में है यार, उत्तराखंड, ये है उत्तराखंड में। क्लियर? नेक्स्ट आगे बढ़े। निम्न कथनों का विश्लेषण करना है। थारू जनजाति उत्तर प्रदेश के तराई क्षेत्र और उत्तराखंड में निवास करती है। ये स्वयं को महाराणा प्रताप के वंशज मानते हैं। ठीक है, तो आंसर क्या होगा? 1 और 2 सही है। नेक्स्ट, अंडमान निकोबार की जनजातियों के बारे में। सेंटनली जनजाति उत्तरी सेंटनली द्वीप पर रहती है और बाहरी दुनिया से संपर्क का विरोध करती है। सोमपेन निकोबार द्वीप समूह की एक मंगोलाइट जनजाति है। दोनों सही, दोनों जनजाति वहीं की है। मंगोलाइट मतलब ये जो प्रजातीय समूह है ना, जैसे फॉर एग्जांपल के लिए चीनी लोग मंगोलाइट हैं, तो देखने में मंगोलाइट कैसे होते हैं? चपटी नाक, चपटी आंखें छोटी छोटी, ठीक है, रंग पीला होता है, कद छोटा होता है, बारीक होता है, ये होते हैं मंगोलाइट, जिन्हें आप चाइनीज कहते हैं। तो इसके जो लोग मिलेंगे ना आपको सेमपेन के, ये देखने में मंगोलाइट है, और जो आप जाओगे यूरोप में वो कोकेसाइड है। हम जो हैं हम ऑस्ट्रेलॉइड हैं, हमें ऑस्ट्रेलॉइड, और जो अफ्रीका के वो होते हैं काले काले लंबे लंबे, वो होते हैं निग्रोइड यानी निग्रो। ठीक है, इंडिया में आपको मिक्स मिलेंगे। ठीक है, मूल रूप से तो इंडिया के लोग काले होने चाहिए। जो हमारी जलवायु है ना, हम कर्क रेखा बीच से आ रही है, आप बाकी देशों की तुलना कर लो, वहां पे सब काले मिलेंगे। हमारे यहाँ लोग गोरे भी हैं, होने नहीं चाहिए। भारत की जलवायु कालों की होनी चाहिए। जो गोरे हैं, तो ये गुण आया कोकेसाइड से, तो हम पे बहुत आक्रमण जो हुए हैं वो कोकेसाइड के ही हुए हैं। सबसे शुरू में जितने भी आए, यूनानी आए, ईरानी आए, वो सब कोकेसाइड थे। ठीक है, समझ रहे हो? नेक्स्ट, अगला है मुंडा जनजाति के विद्रोह। उल गुलान के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? उल गुलान विद्रोह था एक मुंडा विद्रोह। ध्यान रखना, मुंडा जनजाति ये भी बेसिकली बिहार और झारखंड की है, बिहार और झारखंड की है। ठीक है, मुंडा विद्रोह, ये मुंडा जनजाति ने विद्रोह किया था। इस विद्रोह का नाम है उल गुलान। कह रहे हैं जी इसका नेतृत्व बिरसा मुंडा ने करा था। हाँ, ध्यान रखना, ये विद्रोह हुआ था लगभग 1899 के आसपास। इसलिए बिरसा मुंडा जो था ना, ये थोड़ा वैसे था मुंडा लोगों में जादूगर प्रवृत्ति का, जैसे होते नहीं एक के दो कर दिए, ठीक है, ये डाली धूल और डाली और ये दिखा दिया, ये वैसा वाला था। तो उस समय तो उतनी टेक्नोलॉजी नहीं थी। आज तो कोई जादू दिखा दे लोग पकड़ लेते हैं, उस समय ये तो इसका दबदबा था मुंडा लोगों में। और ये चलता भी ऐसे था जैसे लेके कमंडल वमंडल लेके पहुंच जाता था, तो लोगों को लगता था ये भाई जो मर्जी को कर दे। लोग इसकी भविष्यवाणी पे भरोसा करते थे। इनकी एक प्रथा थी मुंडाओं की, मुंडारी प्रथा। इसमें ये लोग क्या करते थे? सामूहिक रूप से खेती करते थे। अब लेकिन अंग्रेजों की नई वो आई व्यवस्था, उन्होंने कहा कि अब जो है वो जो अधिकार होंगे संपत्ति के वो व्यक्तिगत होंगे, ग्रुप में कोई नहीं। तो इन्होंने कहा यार ये तो तुम हस्तक्षेप कर रहे हो हमारे काम में, और ये बिरसा मुंडा आगे और भड़का गया, बोले तुम्हारे यहाँ ये हो जाएगा वो हो जाएगा सब कुछ। तो लोगों ने जाके पूछा क्या करें अब? तो इसने बोला कि रुको। इसने आंख वाँख बंद करी, इसने कहा मुझे आकाश से आग गिरते हुए दिखाई दे रही है, खून की नदियां दिखाई दे रही हैं, ये सब। वो इनने लोगों का दिमाग बांध दिया और एक विद्रोह करवा दिया, और उस विद्रोह का नाम था मुंडा विद्रोह। तो वो इसने करवाया था। ठीक है, बिरसा मुंडा किस नाम से जाना जाता था? धरती आवा। ये सही शब्द है, धरती अब्बा। ठीक है, यानी इसका कहने का मतलब जो है वो ये है कि धरती का सबसे बड़ा वात्सहा, यानी सब कुछ। अब्बा शब्द का मतलब किससे है? जो बड़ा है, तो धरती अब्बा, धरती पे सबसे बड़ा। नाम बिरसा मुंडा। तो पहला कथन है इसका नेतृत्व बिरसा मुंडा ने किया, सही है। यह विद्रोह झारखंड के छोटा नागपुर क्षेत्र में हुआ, सही है। बिरसा मुंडा को धरती आवा के नाम से जाना जाता है, सही है। आंसर होगा डी उपरोक्त सभी। ठीक है, क्लियर। अगला क्वेश्चन देखिए, सूची 1 को सूची 2 में मिलान करना है। केरल, यार इंपॉर्टेंट है मोपला। मोपला ध्यान रखना, मोपला विद्रोह भी हुआ था। कब हुआ था? 1921 में हुआ था केरल में मोपला विद्रोह।
ये विद्रोह नाम सुना है? नहीं। ध्यान रखना, एक खतरनाक विद्रोह था, इतिहास में कभी ऐसा विद्रोह नहीं हुआ। मोपला लोग जो थे वो मुस्लिम कृषक मजदूर थे और हिंदू केरल में उच्च जनजाति के लोग थे। मोपला लोग काम करते थे खेत का, किनके यहां पर? जमींदार, हिंदू जमींदारों के यहां पर काम करते थे मोपला लोग। तो कहते हैं वो लोग जो है, वो हिंदू लोग जो थे, नए नए नियम कानून आते थे, ये सब चीजें आते थे, तो उन्हीं के सबके विरोध में, अंग्रेजों के विरोध में इन्होंने एक विद्रोह किया जिसे कहा जाता है मोपला विद्रोह। इस मोपला विद्रोह का दमन अंग्रेजों ने बड़े खतरनाक तरीके से किया था। यानी आप समझिए कि ट्रेनों के डिब्बों में बंद करके मोपलाओं को ताले लगा दिए गए थे, 2-2 महीने बाद खोले गए थे, तो उनके कंकाल बाहर निकले थे। कभी मिले तो गूगल पे डाल के मोपला विद्रोह पढ़ना, तब आपको क्लियर होगा। तो ये केरल के थे मोपला लोग, ये बेसिकली मुस्लिम थे। उड़ीसा की जनजाति, चलो पहले जो जानते हैं वो लगाते हैं। झारखंड की, तो पहले का दूसरा, तो यानी आंसर ये होगा और ये होगा। उसके बाद सी का तीसरा, सी का तीसरा, आंसर ये होगा। तो सीधी सी बात है, बी का पहला और डी का चौथा। ठीक है, अगर 1-2 पता होगी तो भी लगाना इजी है, आप कर लेना उसको। तो आंसर क्या होगा इसका? ए होगा। नेक्स्ट, अनुसूची 6, नाम सुना है? अनुसूची 6, संविधान में कुल मिलाकर के 12 अनुसूचियां हैं। 6 अनुसूची 4 जनजातीय राज्यों के प्रशासन से संबंधित है। तो ये कह रहा है 4 कौन कौन से हैं? मेघालय है, असम है, मेघालय है, त्रिपुरा है, और आंसर क्या होगा? ए। इंपोर्टेंट है, स्टार लगाओ। यानी इन चारों राज्यों में जो जनजातीय लोग हैं, उन क्षेत्रों का प्रशासन कैसे होगा, ये दिया हुआ है अनुसूची 6 में। ठीक है, नियम कंधों विचार। मीणा जनजाति मुख्य रूप से राजस्थान में पाई जाती है। हाँ भाई, मीणा अपने आप को जो है वो बेसिकली जो विष्णु के मत्स्य अवतार थे ना, उनसे जोड़ के मानते हैं, तो ये मछली को बहुत ज्यादा पूछते हैं, उसी शब्द से बना है मीणा, मीन से बना है मीणा। दूसरी बात, ये राजस्थान में इतने पढ़ लिए, अभी आपको मीणा परिवार से हर एक आईएएस मिलेगा, हर मीणा परिवार से आईएएस देखोगे, हर मीणा, ये बहुत पढ़ लिए भाई। राजस्थान में जनसंख्या की दृष्टि से भील के बाद मीणा, तो बिल्कुल सही बात है, राजस्थान में मीणा दूसरी बड़ी जनजाति है। ठीक है, राजस्थान की बात चल रही है, तो आंसर दोनों सही हैं, 1 और 2 दोनों सही। नेक्स्ट, काराकोरम श्रेणी में स्थित सियाचिन ग्लेशियर के बाद भारत का दूसरा सबसे बड़ा ग्लेशियर कौन सा है? देखो, हालांकि दूसरा ज्यादातर आप पढ़ोगे तो गंगोत्री मिलेगा, लेकिन नहीं, दूसरे का नाम है सासासनी। ठीक है, या इसे सासोनी भी बोल सकते हो आप लोग। ठीक है, तो ऐसे लिख लेना आप, सासेनी ग्लेशियर, ये दूसरा सबसे बड़ा ग्लेशियर माना जाता है, सासेनी ग्लेशियर। यह भी काराकोरम रेंज में पड़ता है। काराकोरम रेंज जानते हो ना, यही काराकोरम रेंज है, तो यहीं पर सियाचिन ग्लेशियर है और यहीं पर एक ग्लेशियर है सासेनी ग्लेशियर। ठीक है, क्लियर? एक ग्लेशियर है जेमू ग्लेशियर, यह है सिक्किम में, सिक्किम, यहां से एक नदी निकलती है, यहां से निकलती है तीस्ता नदी, यहीं से तीस्ता नदी निकलती है। ठीक है, क्लियर? और गंगोत्री ग्लेशियर से गंगा निकलती है, ये उत्तराखंड का सबसे बड़ा ग्लेशियर है। नेक्स्ट, आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में कौन सा ग्लेशियर नुब्रा घाटी को, ये भी इंपोर्टेंट है, कौन सा ग्लेशियर नुब्रा घाटी सियाचिन ग्लेशियर के पास ही है। ठीक है, तो आंसर क्या होगा? सियाचिन ग्लेशियर। और पिंडारी ग्लेशियर ये उत्तराखंड में ही है और यहां से एक नदी निकलती है, बताओ, सुना है? पिंडर नदी कहां मिलती है जाके? अलकनंदा में। कहां मिलती है? कर्णप्रयाग में जाके मिलती है, याद करिए। तो वो पिंडारी ग्लेशियर से निकलती है। ये जो मिलान ग्लेशियर है ना, ये पिथौरागढ़ में है और यहां से एक नदी निकलती है, नाम आपने सुना होगा, काली नदी, जिसका नाम है शारदा। जिन्होंने पढ़ रखी होगी वो क्लास, उनके लिए तो इजी होगा। ठीक है, ग्लेशियर के बारे में ध्यान रखना। और बंदरपुछ ग्लेशियर से कौन सी नदी निकलती है बताओ? यमुना नदी का उद्गम। तो बंदरपुछ ग्लेशियर से निकलती है यमुना नदी, पिंडारी ग्लेशियर से निकलती है पिंडर नदी,
और सियाचिन ग्लेशियर के पास ही है कौन सी, नुब्रा घाटी, फेमस है, नाम आता रहता है नुब्रा घाटी का, ध्यान रखना। तो ये सियाचिन ग्लेशियर के पास ही है नुब्रा घाटी। और मिलाम ग्लेशियर पिथौरागढ़ में है और यहीं से निकलती है काली नदी, इसे क्या कहा जाता है, सागर। क्लियर है? नेक्स्ट आगे बढ़े, बताइए। चोराबाड़ी ग्लेशियर इंपॉर्टेंट है भाई, आपने नाम सुना होगा। चोराबाड़ी ग्लेशियर ना केदारनाथ के ऊपर है। जैसे ये केदारनाथ है, केदारनाथ, और केदारनाथ के पास से एक नदी गुजर रही है, नाम है मंदाकिनी। मंदाकिनी इसके पास से गुजर रही है। और यहां पर एक ग्लेशियर है जिसका नाम है चोराबाड़ी, चोराबाड़ी ग्लेशियर, ठीक है, ग्लेशियर। तो बेसिकली केदारनाथ कहां पर है, रुद्रप्रयाग में है, तो चोराबाड़ी भी कहां पर होगा, रुद्रप्रयाग में। तो यहीं पर 2013 में चोराबाड़ी ग्लेशियर की बर्फ पिघल गई। जब ये पिघली तो पानी बढ़ गया मंदाकिनी में, और पूरी मंदाकिनी ने विकराल रूप ले लिया, और ये पूरा केदारनाथ वाला जो पार्ट है ये पूरा डैमेज हो गया। इसे 2013 की केदारनाथ आपदा कहते हैं, जहां पर बाढ़ आई थी। तो कह रहा है ये केदारनाथ किस जिले में है, तो जिले का नाम क्या है। और अगला क्वेश्चन पूछ सकता है केदारनाथ किस नदी के किनारे है, इंपोर्टेंट है, स्टाल लगा देना, मंदाकिनी नदी के किनारे है भाई। और ऐसे ही एक नाम है बद्रीनाथ, ये अलकनंदा के किनारे है, अलकनंदा के किनारे। दोनों बातें ध्यान रखना, बद्रीनाथ पूछे तो अलकनंदा के किनारे है, और अगर केदारनाथ पूछे तो मंदाकिनी नदी के किनारे है, मंदाकिनी के किनारे है केदार, ये दोनों याद रखना, ठीक है। और ये मंदाकिनी कहां जाके मिलती है, रुद्रप्रयाग में जाके मिल जाती है, किससे, अलकनंदा से। जो मेन रुद्रप्रयाग शहर है वहां जाके मिल जाती है ये अलकनंदा से। चलिए, तो चोराबाड़ी ग्लेशियर जो जून 2013 की केदारनाथ आपदा के लिए चर्चा में रहा था, उत्तराखंड के किस जिले में अवस्थित है, रुद्रप्रयाग में, ठीक। बढ़े आगे, अगला क्वेश्चन देखिए। सिक्किम के कंचनजंगा पर्वत शिखर के पास स्थित वह कौन सा ग्लेशियर है जहां से तीस्ता नदी निकलती है। तो अभी मैंने बताया कौन सा, जेमू। दूसरा आपसे ये पूछ रहे तीस्ता नदी किसकी सहायक है जी, गंगा की या ब्रह्मपुत्र की, ब्रह्मपुत्र की सहायक है, एक बात याद रखना। दूसरी बात अगर आपसे ये पूछ ले अलकनंदा नदी कहां से निकलती है, अलकनंदा का उद्गम है संतोपथ ग्लेशियर, संतोपथ ग्लेशियर है अलकनंदा का उद्गम। तो अगर पूछे कि अलकनंदा का उद्गम कहां से होता है, संतोपथ ग्लेशियर से होता है, ठीक है। और जेमू ग्लेशियर सिक्किम का ग्लेशियर है, कहां पर है, कंचनजंगा के पास। आपको पता होगा कंचनजंगा हिमालय की भारत में सबसे ऊंची चोटी है, ठीक है, उसके पास है जेमू ग्लेशियर और वहीं से निकलती है तीस्ता। आगे बढ़े, क्लियर। नेक्स्ट, जेमू ग्लेशियर जो पूर्वी हिमालय का सबसे बड़ा ग्लेशियर है किस राज्य में स्थित है, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, उत्तराखंड, हिमाचल, क्या होगा, सिक्किम। अलकनंदा नदी का उद्गम स्रोत संतोपथ ग्लेशियर है, उत्तराखंड के किस शिखर से निकलता है। देखो ये है बद्रीनाथ मंदिर, ठीक है। इस बद्रीनाथ मंदिर के ऊपर यहां पर ऐसे पिरामिड की तरह एक शिखर है जिसका नाम है नीलकंठ, नीलकंठ पर्वत, और यहां से निकल करके नदी आ रही है, नाम है अलकनंदा। क्वेश्चन क्या कह रहा है ये, और यहीं पर ग्लेशियर कौन सा है, संतोपथ ग्लेशियर। तो क्वेश्चन 4 बन सकते हैं अलकनंदा से। क्वेश्चन कह रहा है अलकनंदा नदी का उद्गम संतोपथ ग्लेशियर है, उत्तराखंड के किस शिखर के पास है, नीलकंठ पर्वत के पास है, आंसर क्या होगा, बी होगा, ठीक है। और बद्रीनाथ मंदिर इसी अलकनंदा के किनारे अवस्थित है। समझ में आई बात या नहीं आई। नेक्स्ट आगे बढ़े, नेम लिखित में कौन सा ग्लेशियर कश्मीर की श्योक नदी की सहायक नदियों का, अच्छा पहले तो ये बताओ ये किसकी सहायक है, श्योक नदी सिंधु की सहायक है भाई,
पूछ रहा है श्योक नदी की सहायक नदियों का उद्गम किस ग्लेशियर से होता है। एक ग्लेशियर है जिसका नाम है रिमो ग्लेशियर। कहां पड़ेगा, जेएनके में पड़ेगा, जेएनके में पड़ेगा रिमो ग्लेशियर। श्योक नदी सिंधु की सहायक है, तो कह रहा है ग्लेशियर कश्मीर की श्योक नदी की सहायक नदियों का मुख्य स्रोत है रिमो ग्लेशियर। ठीक है, रिमो, ये तो याद करना पड़ेगा सीधा भाई। अगला, सियाचिन ग्लेशियर काराकोरम श्रेणी के नुब्रा घाटी के उत्तर में अवस्थित है। नेक्स्ट, ब्याफो ग्लेशियर और हिस्पर ग्लेशियर आपस में मिलकर दुनिया का सबसे लंबा गैर ध्रुवीय हिमनद बनाते हैं। पहले तो ये समझो, जो काराकोरम श्रेणी है इस पे कई सारे ग्लेशियर हैं, जिसमें से एक का नाम है सियाचिन, एक का नाम है ब्याफो, एक का नाम है हिस्पर, एक का नाम है बाल्टोरा। पहले तो ये चारों ग्लेशियर इंपोर्टेंट है, जम्मू एंड कश्मीर में है। ठीक है, चारों, सियाचिन, ब्याफो, हिस्पर, बाल्टोरा। पहला क्वेश्चन सियाचिन से क्या बन सकता है, पूछ लेगा सियाचिन विवाद किस किस के बीच में है, तो आपको रहेगा भारत और चीन। नहीं, भारत और पाकिस्तान के बीच है भाई, चीन से चीन मत समझना। सियाचिन ग्लेशियर पीओके वाले क्षेत्र में आता है और भारत वाले क्षेत्र में आता है। ये जो है दूसरा वाला, ये दोनों मिलकर के ना ये लंबा गैर ध्रुवीय ग्लेशियर बनाते हैं। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है जब आप ध्रुवीय क्षेत्र में जाओगे तो वहां तो आपको बहुत लंबे लंबे ग्लेशियर मिलेंगे, इतने बड़े बड़े ग्लेशियर मिलेंगे कि आप सोच नहीं सकते, खत्म नहीं होंगे वो, यानी 2-2 हजार 3-3 हजार किलोमीटर लंबे, इतने इतने लंबे वो ग्लेशियर मिलेंगे। लेकिन ध्रुवीय क्षेत्र को छोड़ दो तो बाकी पूरे ध्रुवीय क्षेत्र के अलावा जो सबसे बड़ा ग्लेशियर अगर आपको कहीं दिखाई देता है लंबाई में, लंबाई में दिखाई देता है, तो वो इन दोनों के मिलने से बनता है, ब्याफो और हिस्पर के मिलने से। तो ये कह रहा है ब्याफो ग्लेशियर और हिस्पर ग्लेशियर आपस में मिलकर दुनिया का सबसे लंबा गैर ध्रुवीय हिमनद तंत्र बनाते हैं। ये भी सही है। खैर इतना डिटेल में नहीं पूछेगा, क्वेश्चन क्या पूछेगा मैं आपको बता रहा हूं, कौन सा ग्लेशियर जेएनके में अवस्थित नहीं है या कौन सा काराकोरम श्रेणी पे अवस्थित नहीं है। तो आपको काराकोरम के 4 याद रखने हैं, सियाचिन है, ब्याफो है, हिस्पर है और बाल्टोरा है। ये सब काराकोरम में है, जो काराकोरम श्रेणी है ना उसमें है। तो ये भी स्टेटमेंट सही है, स्टेटमेंट ये भी सही है। आंसर क्या होगा, सी, यानी 1 और 2 दोनों सही। क्लियर, बात समझ में आई या नहीं आई? जल्दी बताओ, भारत का सबसे बड़ा ग्लेशियर, बस खत्म, यही आएगा अगर पूछेगा तो ग्लेशियर से। ठीक है, ज्यादा चक्कर में मत पड़ो। नेक्स्ट आगे, नहीं क्वेश्चन ऐसे भी पूछ लेता है, ब्याफो हिस्पर बाल्टोरा क्या है, पर्वत श्रेणियां, पर्वत चोटियां, प्रमुख नदियां या ग्लेशियर, ऐसे भी पूछ लेगा। तो ये क्या है, ग्लेशियर। चलो जी मिलान करना है। बंदर कुछ ग्लेशियर से बताओ क्या निकलता है, चोराबाड़ी से क्या निकलती है, मिलाम से क्या निकलती है। देखो ये मिलाम ग्लेशियर से मैंने बताया था काली एक नदी निकलती है, एक निकलती है गौरी गंगा, ध्यान रखना काली और गौरी, ये गौरी काली की सहायक है। एक है संतोपत, यहां से अलग। आंसर क्या होगा, ठीक। नेक्स्ट आगे बढ़े, सूची 1 को मिलान करना है जी। मंदाकिनी चोराबाड़ी रुद्रप्रयाग में, काली नदी मिलाम, भागीरथी गंगोत्री, नुब्रा सियाचिन। क्या आंसर होगा, ऑप्शन नहीं है तो बना लो अपने आप। चलो जी अगला क्वेश्चन है, कुछ मैं खानों से क्वेश्चन आपको करा रहा हूं फिलहाल। क्वेश्चन निम्नलिखित तत्वों पर विचार करना है। पहला है, भारत में लोह अयस्क का सर्वाधिक भंडार हेमेटाइट प्रकार का है, और ये थोड़ा सा मैं आपको लोहे के बारे में बात बता देता हूं। ठीक है,
लोह अयस्क के बारे में याद रखना, लोह अयस्क। देखो, लोह अयस्क के 4 प्रकार होते हैं। अयस्क क्या होते हैं? अयस्क वो होते हैं जिनसे लोहा निकलता है। सबसे पहला होता है जिसे बोलते हैं मैग्नेटाइट, दूसरा होता है हेमेटाइट, तीसरा होता है लिमोनाइट और तीसरा होता है सिडेराइट। सामान्य तौर पर इसमें अगर आप लोहा निकालोगे तो इसमें तो आपको भाई 70% तक लोहा मिल जाएगा। हेमेटाइट में लगभग 60% तक, और लिमोनाइट और सिडेराइट ये इनमें लगभग मिलता है 30 से 40% तक। अयस्क क्या है? वैसी चीज जो हम पृथ्वी से निकालते हैं, उसको साफ करके फिर हमें कोई धातु प्राप्त होती है, उसे हम कहते हैं अयस्क। लोहे के 4 प्रमुख अयस्क होते हैं, मैग्नेटाइट, हेमेटाइट, लिमोनाइट, सिडेराइट। यानी अगर आपको कहीं से मैग्नेटाइट मिल रहा है तो उसमें ज्यादा लोहा निकलेगा, हेमेटाइट निकल रहा है उसमें थोड़ा कम निकलेगा, इसमें थोड़ा और कम निकलेगा, इसमें बहुत कम निकलेगा। भारत में सबसे ज्यादा जो मिलता है वो मिलता है ये, भारत में सबसे ज्यादा कौन सा? हेमेटाइट। हेमेटाइट भारत में सबसे ज्यादा पाया जाता है। अब इसे अच्छा कैसे आप रखोगे, याद कैसे? तो ये मैग्नेटाइट को याद रखना भाई सबसे ऊपर, मैग्ने से, तो मेरिट से याद रख लेना, एम मेरिट, एम मैग्नेटाइट। मेरिट में वही ऊपर आते हैं जो जिनके मार्क्स ज्यादा होते हैं, ठीक है। तो मैग्नेसाइट आप ध्यान रखना, उसके बाद हेमेटाइट, उसके बाद लिमोनाइट और फिर सिडेराइट, ठीक है। चलिए अब एक बार ये क्वेश्चन देखिए। पहला क्वेश्चन है, भारत में लौह अयस्क का सर्वाधिक भंडारण हेमेटाइट प्रकार का है। यह मुख्य रूप से धारवाड़ व कडप्पा चट्टानी प्रणालियों में पाया जाता है। 2 पॉइंट और लिख लो। पहली बात तो जिन चट्टानों में निकाला जाता है उन चट्टानों को कहते हैं धारवाड़ और कडप्पा क्रम की चट्टानें। ये चट्टानों के टाइप हैं, यानी लौह अयस्क जो निकाला जाता है वो जिन चट्टानों से निकाला जाता है उन चट्टानों को धारवाड़ व कुडप्पा क्रम की चट्टानें कहते हैं। ये डायरेक्ट भी पूछ सकता है, ये सीधा भी पूछ सकता है, लौह अयस्क किस प्रकार की चट्टानों से निकाला जाता है। ऑप्शन दे देगा धारवाड़, एक ऑप्शन दे देगा गोंडवाना क्रम की चट्टानें, इस अलग अलग तरीके से। अगर बात कोयले की होती तब इसका आंसर होता गोंडवाना, लेकिन अगर मेटल की बात हो रही है, लोहे की बात हो रही है, तो आंसर होगा धारवाड़ और कुडप्पा। इंपोर्टेंट है, क्वेश्चन बन सकता है। तो पहला वाला स्टेटमेंट राइट है, याद रखना। दूसरा वाला कह रहा है कुद्रेमुख, ये मैंने कल भी डिस्कस किया था, आपसे बंदरगाह पढ़ा रहा था, ये कर्नाटक में पड़ता है कुद्रेमुख। ये लौह अयस्क के लिए फेमस है। कुद्रेमुख लौह अयस्क खदानें अपनी पूरी उपज का निर्यात मैंगलोर बंदरगाह के माध्यम से करती है। आप बताइए न्यू मैंगलोर बंदरगाह कहां पर है? कर्नाटक में है, न्यू मैंगलोर बताया था। और कुद्रेमुख कहां पर है? कर्नाटक। तो कर्नाटक कुद्रेमुख से जो भी लौह अयस्क का उत्पादन होगा उसका निर्यात कहां से होगा? कौन से एयरपोर्ट से? वो बंदरगाह से होगा, पोर्ट से होगा, ठीक है। मैंने इसमें सब जगह के क्वेश्चन छाट के डाल दिए, 8-10 प्रकार के क्वेश्चन घुमा फिरा के पूछता है। जैसे हाँ, ये चट्टानों का निर्माण क्रम है, यानी अलग अलग क्रम में अलग अलग चट्टानें बड़ी। आर्कियन क्रम की चट्टानें, धारवाड़ क्रम की चट्टानें, कुडप्पा क्रम की चट्टानें, गोंडवाना क्रम की चट्टानें, ऐसे बनी। तो जो लोहा, जब ये वाली चट्टानें बनी है ना, इनसे निकलता है लोहा। तो कुद्रेमुख कहां पर है? कर्नाटक। क्यों फेमस है? लोहे के लिए। और ज्यादातर निर्यात कौन से बंदरगाह से होता है? अगला, मैग्नेसाइट अयस्क में लोहे का अंश हेमेटाइट की तुलना में कम होता है, मैग्नेसाइट में ज्यादा होता है, हेमेसाइट में। तीसरा गलत है, हालांकि मैं इसे कैसे करता, मैं केवल इनमें से देखता हूं मुझे कौन सा आता है, ये आता है। तीसरा सही पूछा है, तो ये तो हो नहीं सकता, ये भी नहीं होगा कि ये भी नहीं, क्योंकि इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है। तो आंसर क्या होगा? ए।
तो कई बार थोड़ा सा ऐसा भी किया करो, अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आ गया तो उसमें से गलत सेलेक्ट कर लो, फिर देखो एलिमिनेट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। क्या जरूरत है दिमाग लगाने की, समझ रहे हैं? चलिए बढ़े आगे, अगला क्वेश्चन देखिए। निम्न एक को दो से सुमेलित करना है, सूचियों के नीचे दिए गए कोड का सही उत्तर चुनना है। देखो ये 4 कोयला क्षेत्र दिए हुए हैं, कोयला। देखो कोयले के बारे में ध्यान रखना, कोयले की भी 4 किस्म होती है, सेम कोयले की भी 4 किस्म होती है। सबसे टॉप वाला होता है एंथ्रेसाइट, एंथ्रेसाइट। फिर दूसरा वाला बिटुमिनस, तीसरा वाला लिग्नाइट, और फिर होता है पीट। ठीक है, पहला क्वेश्चन तो ये। अब देखिए ये सबसे बेहतर होता है बिल्कुल काला, ये सबसे अच्छा होता है, ठीक है, यानी सबसे अच्छा। इसे जलाओगे तो इसमें धुआं ही नहीं निकलेगा, आग आग निकलेगी, बिल्कुल काला। ये भूरे होते हैं ये वाले, तो इसमें नमी ज्यादा होती है, तो ये ऐसे मान लो बेकार होता है या निम्न किस्म के होते हैं। ये मैं आपको पहले कोयले का कॉन्सेप्ट समझा देता हूं। कोयला बनता कैसे है? कोयला बनता है वनस्पतियों से। वनस्पतियों के अंदर क्या है? कार्बन। कार्बन उनके अंदर कहां से आई? उन्होंने कार्बन खाई है CO2 के माध्यम से। वनस्पति क्या करती है? CO2 खाती है, ऑक्सीजन बाहर निकाल देती है, उसके अंदर क्या रह जाती है? कार्बन। यानी जितना भी वनस्पति है वो रियल में उसके अंदर क्या छिपा हुआ है? कार्बन। बट कार्बन के साथ साथ उसमें बाकी चीजें भी हैं, उसमें हाइड्रोजन भी है, ऑक्सीजन भी है, उसमें पानी भी है, सब कुछ है। लंबे समय तक लकड़ी पड़ी हुई है, दबी हुई है, तो लंबे समय बाद क्या होता है? उसमें से जो पानी वानी है वो सब घटने लगता है, केवल उसमें एक ही चीज बनने लगती रह जाती है, वो होती है कार्बन। कार्बन जितना ज्यादा होगा उतना रंग काला होगा, तो धीरे धीरे वो भूरे रंग से काले रंग की ओर बढ़नी शुरू हो जाती है। जब उसमें कार्बन की मात्रा 80-85% से ज्यादा हो जाए तब वो बन जाता है एंथ्रेसाइट। जब पहुंचता है 60-65 वो रहता है बिटुमिनस, जब रहता है 40-50 वो रहता है लिग्नाइट, जब रहता है 30-35 तब रहता है पीट। इसको जलाओ मतलब लकड़ी जैसा जलेगा, धुआं निकलेगा, नमी होगी इसमें, आंखों में। ये थोड़ा और अच्छा होगा, ये थोड़ा और अच्छा होगा, और ये भाई बिल्कुल बढ़िया होगा। समझिए कॉन्सेप्ट सीधा सा। ये बिल्कुल काला, ऐसे लगेगा चुंबक रखी हो। ये वाला कोयला देखोगे तो ऐसा फील होगा जैसे चुंबक होती है ना, बिल्कुल ब्लैक शाइनिंग, ऐसा होता है। भारत में जो सबसे ज्यादा पाया जाता है वो ये पाया जाता है, भारत में सबसे ज्यादा, भारत में सबसे ज्यादा ये होता है। हाँ, एंथ्रेसाइट नहीं, एंथ्रेसाइट बहुत एक आध जगह कहीं से मिल गया, लेकिन मेन जो होता है वो कौन सा होता है? बिटुमिनस। बेसिकली ये पूरा राजस्थान, जो सॉरी झारखंड का झरिया है, ये सब जगह है, वहां आपको देखने के लिए बिटुमिनस ही मिलेगा। बट याद रखना लिग्नाइट भी कुछ जगह से मिलता है, इसलिए क्वेश्चन आपके लिग्नाइट से बन जाते हैं। लिग्नाइट मिलता है, एक जगह है तमिलनाडु, नाम आपने सुना है? तमिलनाडु में एक जगह है जिसका नाम है नेवेली। ये क्वेश्चन कई बार मैंने आपके देखा एग्जाम में पूछा हुआ है कि तमिलनाडु के नेवेली से किस किस्म का कोयला निकाला जाता है? कौन सा? लिग्नाइट। बाकी सब जगह से, उड़ीसा, झारखंड, छत्तीसगढ़, आप आंसर क्या लगाना? बिटुमिनस लगाना, बिटुमिनस। क्वेश्चन अब थोड़ा क्षेत्र की बात करते हैं कि किस क्षेत्र से। अच्छा, पहली बात यह है कि मुझे ये बताओ, आपका कोई क्लास तो नहीं है किसी की? किस चीज की है? जैसे मेरी अगली कोई क्लास नहीं है, आपकी कोई इंग्लिश की क्लास तो नहीं है कहीं? कहीं पर अजीम जी के यहाँ या कहीं कुछ भी? बताइए, किसी कोई क्लास है? क्या है किसी? हिंदी कहाँ? अरे वो चलो मैं रुकवा दूंगा क्लास, आज छुट्टी। अरे इनको करवा देता हूँ यार, ये फिर खत्म हो जाएगा मामला। ठीक है, कोई नहीं, हिंदी वाले लेट शुरू कर लेंगे यार, नहीं पढ़ाएंगे, थोड़ी देर पढ़ लेना, ठीक है? तभी तो कह रहा हूँ। अच्छा, आप होली पर आपकी थोड़ी बलि चाहिए मुझे। होली पर आपसे यार, जो आप में से थोड़ा बहुत अपने को समझते हैं ना ठीक ठाक,
बलशाली, बलिष्ठ, उनसे थोड़ी सी हेल्प ये चाहिए कि एक्चुअली ये जो होल नंबर 12 है ना और जो होल नंबर 10 है, तो होल नंबर 10 को हमने थोड़ा सा मॉडिफाई करवाया, काफी बेकार हो रहा था, तो वो लगभग काम हो गया होल नंबर 10 का। तो ना बेंचें जो रखी हुई है ना, आज तक मैंने कभी बच्चों से कोई रियल में कोई काम नहीं करवाया, कुछ मैं करवाता ही नहीं हूँ कि बच्चे पढ़ने के लिए आ रहे हैं, उस काम के लिए आ ही नहीं रहे हैं। लेकिन मैं कल भी वो था, कोई व्यक्ति मिल नहीं रहा। रीजन है कुछ लोग जो मुस्लिम काम करते हैं उनके रमजान है, उनसे हमें भी अच्छा नहीं लगेगा कि वो उसमें वो काम मेहनत करें, और बाकियों की होली चल रही है, तो वो रीजन है हम होली बाद जो है वो होल नंबर 10 को रिस्टार्ट करेंगे। तो इसलिए ना कुछ नहीं करना, कुछ बच्चे जो हो जाएंगे, एक बंदा मतलब 3-4 लोग एक बेंच रखेंगे, मुश्किल से मेरे हिसाब से 20-25 बेंच है, जोड़े वाली बेंच है, ठीक है। तो अगर आप में से कुछ लोग हो जाएंगे, हेल्प कर देंगे, एक यहां से उठा के ऐसे, दबाव नहीं है, मैं करवा अपने उनसे भी लूंगा जो 5-6 लोग हैं, लेकिन इनको 2-3 घंटे लगेंगे करने में। लेकिन आप क्या कह रहे, क्या पैसे? चलो ठीक है, दावत ले लेना, चलो दावत दे दूंगा। कहां तक हूं यार दावत। चलिए देख लेना जो बच्चे हैं, बाकी जो नहीं करना, मतलब जिनको लग रहा है, कोई दबाव नहीं है, जो भी कुछ बच्चे हों, ठीक है। मुश्किल से 5 मिनट लगेंगे, ताकत वहीं चेक हो जाएगी सब, ठीक है, कितनी पावर है कितनी नहीं है, ठीक है। नहीं नहीं 5 ही मिनट का काम है, 5 मिनट में एक व्यक्ति को एक ही चक्कर मारना है बस, दूसरा नहीं लगाना, ठीक है। और हल्के मारे दूर रहे भाई, ठीक है। चलिए ये समझिए क्या है, ये 4 क्षेत्र लिखे हुए हैं, वो करवा लेना सोनू जी से, इतनी व्यवस्था वो खुलवा लें, और वो भी ये कोयला क्षेत्र है, और ये देखो नदियां हैं। पहला है तालचेर, इंपोर्टेंट है, स्टार लगा लेना, तालचेर है उड़ीसा में। सीधा क्वेश्चन पूछता है तालचेर क्यों फेमस है? कोयले के लिए, और तालचेर कहां पर है? उड़ीसा। अब आप ये बताओ उड़ीसा से होकर के कौन सी नदी इनमें से बह रही होगी, दिमाग से बताओ। दामोदर, सोन, गोदावरी, महानदी, महानदी बह रही होगी, यानी सीधी सी बात है तालचेर जो है वो कौन सी नदी घाटी में पड़ेगा? महानदी घाटी में पड़ेगा। क्लियर? दूसरी जगह है कर्णपुरा, कर्णपुरा ये कहां पर है? झारखंड, ये है झारखंड। अब आप बताओ झारखंड कौन सी नदी घाटी में पड़ेगा, दिमाग लगाओ। दामोदर, तो ये मिला दो। अगला है सिंगरौली और सिंगरैनी, इसमें आप फंस जाओगे। एक शब्द है सिंगरैनी, सिंगरैनी पड़ता था आंध्र प्रदेश में, अब तो खैर तेलंगाना में आ गया, तो तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में है ये सिंगरैनी। और सिंगरौली ये एमपी में है, मध्य प्रदेश। अब मुझे बताओ, पहले तो ये बताओ सिंगरैनी तेलंगाना कौन सी नदी घाटी में होगा? कौन सा? गोदावरी। और सिंगरौली जो एमपी में है, इस वाले क्वेश्चन पे 4 स्टार लगा देना भाई। ये ध्यान रखना, एक नहीं है, इससे 10 क्वेश्चन बन जाएंगे, 10। कर्णपुरा क्यों फेमस है? तालचेर क्यों फेमस है? सिंगरैनी क्यों फेमस है? सिंगरौली क्यों फेमस है? सिंगरैनी कहां पर है? सिंगरौली कहां पर? सबसे ज्यादा कंफ्यूजन इसमें होता है। अभी पीछे एक पेपर हुआ था, उसमें आया सिंगरैनी था, और बच्चों ने समझा उसे सिंगरौली, ठीक है। तो यहां ये ध्यान रखना, ये चारों प्रमुख कोयला क्षेत्र हैं, और इनसे खास करके बिटुमिनस टाइप का निकाला जाता है। आंसर क्या होगा इसका? ए होगा। अच्छे से तैयार कर लेना इस क्वेश्चन को। क्लियर? नेक्स्ट आगे बढ़े। झारखंड के कोयला की खाने स्थित हैं। झारखंड की ज्यादातर कोयला खाने कहां पर है? झरिया में, झरिया, 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 ठीक है। नेक्स्ट, खेतड़ी किस लिए प्रसिद्ध है भाई? तांबे के लिए। खेतड़ी है कहां? राजस्थान में है, स्टार लगा दो, ये क्वेश्चन भी महत्वपूर्ण है। खेतड़ी राजस्थान में है, और क्यों फेमस है? तांबे के लिए, ठीक है, तांबे के लिए फेमस है। एक जगह और है फेमस तांबे के लिए, वो भी बहुत फेमस है, वो है एमपी का मलाज खंड, मलाज खंड,
ये भी तांबे के लिए फेमस है। एमपी का मलाज खंड और एक राजस्थान का खेतड़ी। क्लियर? अगला क्वेश्चन देखिए, कोयले के 3 अग्रणीय उत्पादक का अवरोही क्रम कौन सा है? तो सबसे ज्यादा अब तो मुझे लग रहा है चेंज हो गया, छत्तीसगढ़ कर रहा है, उड़ीसा कर रहा है और झारखंड कर रहा है। ठीक है, यानी आंसर होगा ए। जो नया वो है उसमें सबसे ज्यादा अगर आपसे पूछे भंडारण, भंडारण तो ध्यान रखना, भंडारण सबसे ज्यादा झारखंड में है, उसके बाद उड़ीसा में है, उसके बाद छत्तीसगढ़ है। लेकिन अगर उत्पादन पूछे तो उल्टा है, सबसे ज्यादा छत्तीसगढ़, उससे कम उड़ीसा, उससे कम झारखंड। बस यहीं पे आप जो है थोड़ा फंस सकते हैं। ठीक है, यहीं पे थोड़ा अभी तक जो था ना उत्पादन में आगे उड़ीसा था, लेकिन अब उड़ीसा को पिछाड़ दिया है छत्तीसगढ़। तो कोयले का सर्वाधिक उत्पादन कौन कर रहा है? छत्तीसगढ़। कोयले का सर्वाधिक भंडारण कहां पर है? झारखंड। मेरी बात ध्यान से सुनो, कोयले का सबसे अधिक भंडारण कहां पर है? झारखंड। उत्पादन सबसे ज्यादा कौन कर रहा है? सीधा सा है ना, उसके पास भंडारण पड़ा हुआ है, वो अभी निकाल नहीं रहा, जिसके पास कम है लेकिन वो तेजी से निकाल रहा है। तो ये दोनों बात इंपॉर्टेंट है। इसका आंसर क्या होगा? ए, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, झारखंड। क्लियर? ये दोनों लिख लेना है, पॉइंट लिख लिए। नेक्स्ट, ये कह रहा है तलचेर, ये खाली की शब्द है तालचेर। ये कह रहा है तालचेर प्रसिद्ध कोयला क्षेत्र कहां है? उड़ीसा में। कौन सी नदी घाटी में? महानदी घाटी। जो महानदी घाटी है उसमें है तालचेर, अभी बताया था मैंने, महानदी घाटी में तालचेर। नेक्स्ट, भारत में 2 अग्रणी कोयला उत्पादक कौन है? मेरे को सीधा पता है, छत्तीसगढ़ है, उड़ीसा है और झारखंड है। अब इसमें लगाओ, ये ऑप्शन तो नहीं होगा, ये नहीं होगा। अब इसमें एक झारखंड उड़ीसा दे रखा है, मैं आंसर लगाऊंगा बी। ठीक है, रीजन छत्तीसगढ़ इसमें है तो छत्तीसगढ़ के साथ हम झारखंड लगा देंगे। अगर उड़ीसा होता तो छत्तीसगढ़ और उड़ीसा हम आंसर लगाते हैं। ठीक है, समझे कि नहीं समझे? ठीक है, नेक्स्ट, भारत में सर्वाधिक कोयला भंडार कहां पर है? झारखंड। उत्पादन कौन कर रहा है? छत्तीसगढ़। कोरबा कोयला तंत्र कहां पर अवस्थित है? यह भी इंपॉर्टेंट है, ये छत्तीसगढ़ में है। छत्तीसगढ़ कोरबा कोयला, ये क्षेत्र कहां पर है? छत्तीसगढ़। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत में लिग्नाइट कोयले का सर्वाधिक जमाव कहां? मैंने बताया था एक क्षेत्र यहां से लिग्नाइट निकाला जाता है, बाकी सब जगह से बिटुमिनस है। कौन सा? तमिलनाडु। तमिलनाडु की कौन सी जगह? नवेली, वहां से लिग्नाइट निकाला जाता है। देखो अगला यही क्वेश्चन है, भारत में लिग्नाइट कोयला का सबसे बड़ा क्षेत्र इनमें से कौन सा है? नेवेली। अच्छा, ये सब जानते हो, सिंगरौली कहां पर है? एमपी। कर्णपुरा किस लिए फेमस है? ये वाला क्षेत्र और ये क्षेत्र, ये सब किसके लिए फेमस है? बस अंतर ये है, इन दोनों से निकाला जाता है बिटुमिनस, इससे निकाला जाता है लिग्नाइट। एक शब्द लिखा हुआ है माकुम, ये बताओ क्यों फेमस है माकुम? कहां पर है माकुम? माकुम कहां पर है पता है? असम में। क्या हुआ था यहां? पहला तेल का कुआं खोदा गया था, भारत का पहला तेल कुआं खोदा गया था। माकुम कहां पर है? असम, ब्रह्मपुत्र घाटी में पड़ता है असम। माकुम में पहला खोदा गया था, और आगे चल करके पहला रिफाइन जो हमने लगाया वो डिगबोई में लगाया। डिगबोई, ये मैं कराऊंगा आगे। ठीक है, अभी इसको लिखो पहले। हो गया? नेक्स्ट, मिलान करना है जी। तांबा खेतड़ी, ये भी इंपोर्टेंट है, स्टार लगाओ इस क्वेश्चन पे 4। तांबे के लिए खेतड़ी फेमस है। एक शब्द होता है अभ्रक, मैं पहले बता दूं अभ्रक क्या होता है। आपने किसी को मोटर, ये पंखे उनके बांधते हुए देखा है?
बनते हैं, तो उसने देखा होगा वो ऐसे करके पेपर सा रखा रहता है, पन्नी जैसा पेपर होता है, सीट होती है पन्नी जैसी, ठीक है, और उसे वो बीच बीच में फांसता है, उसे बोलते हैं अभ्रक, वो होती है अभ्रक सीट। वो कई बार कलर उसका गुलाबी सा होता है, व्हाइट सा होता है, बिल्कुल पेपर मतलब वो पन्नी जैसी सीट आती है, बिल्कुल पन्नी जैसी सीट, उसे बोलते हैं अभ्रक। समझे? काम क्या होता है, ये कुचालक होता है लाइट का। तो बेसिकली करंट ना, तार से करंट जो है मोटर में ना आए, तो उसमें जो है वो क्या होगा, वो बीच बीच में क्या फांस देते हैं, अभ्रक की सीट फांस देते हैं। बात समझ रहे हैं? अभ्रक क्या होता है? तो अभ्रक का प्रयोग इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों में होता है। किस लिए होता है? कुचालक के रूप में, इंसुलेटर के प्रयोग में, यानी इलेक्ट्रिसिटी का बहाव न हो, उसलिए अभ्रक का प्रयोग होता है। अभ्रक के लिए जो सबसे ज्यादा फेमस जगह है वो है छोटा नागपुर के पठार में, जो रांची का पठार है, यानी जिसे कहते हैं हम कोडरमा का पठार। मैंने आपको पढ़ाया था छोटा नागपुर का पठार। छोटा नागपुर के पठार का जो दक्षिणी भाग है ना, उसे काडरमा का पठार कहते हैं। ठीक है, तो मैं ये कह सकता हूं छोटा नागपुर के पठार का दक्षिण भाग, दक्षिणी भाग। तो आपसे ये क्वेश्चन पूछ लेता है कोडरमा का पठार क्यों फेमस है? अभ्रक के लिए फेमस है। इंपोर्टेंट है, ध्यान रखना, अभ्रक के लिए फेमस है भाई। कोडरमा का पठार कहां पर है? झारखंड। ठीक है, अगला है एक जगह यूरेनियम के लिए फेमस एक जगह है जिसका नाम है जादूगुड़ा, झारखंड में। स्टार लगाओ इस पे 3। झारखंड का जादूगुड़ा क्यों फेमस है यूरेनियम के लिए? लगाओ इस पे स्टार कि क्यों फेमस है झारखंड का जादूगुड़ा। फेमस है यूरेनियम के लिए जादूगुड़ा। फिर एक ही बचा, वो बचा मैग्नीज, तो ये है मध्य प्रदेश का बालाघाट। तो क्या आंसर बनेगा इसका बताओ? ए का दूसरा, ठीक है, और फिर उसका पहला आंसर बनेगा ए। ठीक है, क्लियर? कराई दूं ना? 3 और बचे 5, फिर नई सीट से शुरू करेंगे, उससे इन्वायरमेंट से। ठीक है, क्लियर? मैं आपसे कह रहा हूं बहुत लंबा टॉपिक है, मैं ले रहा हूं जिम्मेदारी, क्वेश्चन इसमें से फंस जाएगा। ये सब मैंने मेन जितने इंपोर्टेंट है सब निकाल लिए। ये मुझे इसलिए डाले हैं क्योंकि मुझे 4 क्वेश्चन डालने पड़ते हैं इसकी जगह पर, इसलिए मैंने एक क्वेश्चन में चिपका दिया सबको। ठीक है, तो मैं इनका वो पढ़ लेना, एक्सप्लेनेशन वाली सीट डल जाएगी, उसको और पढ़ लेना घर जाके। देखो फिर तालचेर महानदी घाटी उड़ीसा में है, सिंगरौली सोन नदी घाटी मध्य प्रदेश में है, सिंगरेनी गोदावरी घाटी तेलंगाना में है, कोरबा दामोदर घाटी छत्तीसगढ़ में है। कोरबा छत्तीसगढ़ में तो है ही, तो सीधी सी बात है। अब यहां पर क्या पूछा हुआ है कि कौन सा सही है? ठीक है, चारों सही है, आंसर डी होगा, डी। ठीक है, नेक्स्ट बॉक्साइड। बॉक्साइड में बता दूं क्या होता है? बॉक्साइड एक एस्क होता है जिससे एल्युमिनियम प्राप्त होता है। जैसे मैग्नेसाइट, हेमेटाइट, सिडेराइट, लिमोनाइट से क्या निकलता है? तो बॉक्साइड से क्या प्राप्त होता है? एल्यूमिनियम। पहले तो ध्यान रखना, एल्युमिनियम डायरेक्ट नहीं निकलता, बॉक्साइड से एल्युमिनियम निकलता है। पहला कथन है बॉक्साइड एक लोह खनिज है। क्या लोहा निकलता है बॉक्साइड से? नहीं, यही गलत हो गया। बॉक्साइड एक लोह खनिज नहीं है, ध्यान रखना, उससे लोहा नहीं निकलता, उससे एल्युमिनियम निकलता है। उड़ीसा भारत का सबसे बड़ा बॉक्साइड उत्पादक राज्य है। बिल्कुल सही है, एग्जैक्ट सही है। ये लाइन भी पूछ लेगा, बॉक्साइड का उत्पादन सबसे ज्यादा कौन करता है? कौन करता है? हाँ, उड़ीसा करता है। अमरकंटक का पठार मैकाल पहाड़िया भी बॉक्साइड के लिए फेमस है। ठीक है, बॉक्साइड मुख्य रूप से तृतीय काल के लेटराइट चट्टानों से संबंधित है। ये भी सही है, बट इनमें से कुछ काम का नहीं है, एक बात काम की है। बॉक्साइड का उत्पादन सबसे ज्यादा कौन करता है? बॉक्साइड से क्या निकलता है? बस 2 बात काम की है, इतने लेवल पे नहीं जाएगा आपके वनडे एग्जाम में तो। ठीक है, तो 2 बात याद रखना, बॉक्साइड से एल्युमिनियम प्राप्त होता है और सबसे ज्यादा उत्पादन कौन कर रहा है बॉक्साइड का? उड़ीसा। अगला देखो, एक क्षेत्र है उमरिया, एक है तातापानी, एक है रानीगंज, एक है नेवेली। पहले कौन सा बताया तुम्हें? नेवेली। क्यों फेमस है पता है? कौन सा कोयला निकलता है? लिग्नाइट कोयला निकलता है। एक तो ये बात याद रखना, ठीक है जी। दूसरा पॉइंट है रानीगंज। मूवी देखी है आपने अक्षय कुमार की?
वो नीचे कुछ कोयला खदानों में लोग फंस जाते हैं। भारत में भारत की पहली कोयला खदान, यानी भारत में सबसे पहले जो कोयला निकाला गया वो किस जगह से निकाला गया? रानीगंज। ये पश्चिम बंगाल में, भारत में पहली कोयला खदान रानीगंज। इंपोर्टेंट है, स्टार लगा देना, पश्चिम बंगाल में है रानीगंज। ठीक है। तातापानी छत्तीसगढ़। पता है यहां पर क्या है? ये भूतापीय ऊर्जा केंद्र है। भूतापीय ऊर्जा केंद्र का मतलब जमीन से बिजली बनाई जाती है। तो जमीन से हीट निकलती है ना पृथ्वी के अंदर लावा से, जैसे कई कई जगह गर्म पानी देखा होगा आपने, तो यहां भी गर्म पानी का स्रोत है। तो गर्म पानी होता है, उससे वाष्प बनती है, उससे बिजली बनाई जाती है। इसे कहते हैं भूतापीय ऊर्जा केंद्र। यानी पृथ्वी के ताप से बिजली बनाना, तो वो हमें देखने के लिए मिलता है। उमरिया मध्य प्रदेश में है। यह कोयले के लिए फेमस है। कोयला खदान, कोयला केंद्र उमरिया। तो मध्य प्रदेश में दो ही फेमस हैं, एक तो सिंगरौली है, एक उमरिया है। मध्य प्रदेश में दो प्रमुख कोयला केंद्र हैं, एक उमरिया और एक सिंगरौली। क्वेश्चन यही पूछ सकता है उमरिया और सिंगरौली क्यों फेमस है? कोयले के लिए। तो ध्यान रखना, उमरिया कोयले के लिए फेमस एमपी में है, तातापानी छत्तीसगढ़ में है, रानीगंज पहली कोयला खदान है पश्चिम बंगाल में, और नेवेली तमिलनाडु में लिग्नाइट के लिए फेमस है। आंसर क्या बनेगा? ए। क्लियर? नेक्स्ट आगे बढ़िए। लिग्नाइट कोयले के बारे में कौन सा कथन सत्य? इसे भूरा कोयला भी कहते हैं, इसमें नमी की मात्रा अधिक होती है। सही है। भारत में इसका सर्वाधिक भंडार तमिलनाडु के नेवेली में है। इसका उपयोग मुख्य रूप से तापीय विद्युत उत्पादन में होता है। सब सही है। हाँ, विद्युत के उत्पादन में करा जाता है इसका। स्टील नहीं बनता इससे। आपको पता है कोयले का प्रयोग स्टील बनाने में होता है। स्टील मतलब इस्पात। जब लोहे में कोयला मिलाया जाता है तब स्टील बनता है। उसमें उत्तम किस्म का कोयला मिलाया जाता है, एंथ्रेसाइट। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, लास्ट क्वेश्चन है। चलिए कर दीजिए इसको। भारत विश्व में सीट माइका का सबसे बड़ा उत्पादक है। अब देखो ये समझो क्या है सीट, समझ गए? माइका बोलते हैं अभ्रक को। अभ्रक सीट क्या होती है? अभ्रक निकला, उससे जो सीट बनती है पतले पतले, मैंने बताया ना, वो उसे बोलते हैं माइका सीट। तो माइका सीट का सबसे ज्यादा प्रोडक्शन इंडिया करता है। सही बात है। कौन फेमस है बताओ अभ्रक के उत्पादन के लिए? काडरमा का पठार, जो छोटा नागपुर वाले क्षेत्र में अवस्थित है। तो ये कह रहा है भारत में विश्व में सीट माइका का सबसे बड़ा उत्पादक रहा है। सही है। आंध्र प्रदेश की नेल्लोर पेटी अपनी उत्तम गुणवत्ता वाले अभ्रक के लिए इंपोर्टेंट है। ये भी नेल्लोर क्यों फेमस है? बेहतर किस्म का अभ्रक यहां से निकाला जाता है, आंध्र प्रदेश में है नेल्लोर। दूसरा है अभ्रक विद्युत का सुचालक होता है, कंडक्टर होता है, इसलिए इसका उपयोग तारों में किया जाता है। गलत है, सुचालक नहीं होता बल्कि इंसुलेटर होता है जी, कुचालक होता है, कुचालक। ये गलत है। आंसर क्या होगा? तीसरा। कौन सा सत्य पूछा है? केवल हाँ, रंग। यार रंग में लगवाता, लेकिन रीजन पता है क्या है ना? नहीं, ये कपड़ों की बात नहीं है, कपड़े तो हो जाते। उसका थोड़ा रीजन ये है, कल इंटरव्यू है बच्चों के। नहीं मैं बता, लगा देना, कोई नहीं। जैसे क्या है ना, अगर आपने लगाया ना तो जो और लोग हैं जो अभी आएंगे मिलने के लिए वो फिर लगाएंगे। और रीजन क्या? रंग लग जाएगा। तो कल को जब मैं इंटरव्यू पैनल में मैं बैठ के इंटरव्यू लूंगा ना, तो सामने वाले बच्चा रंग देखेगा, उसका माइंड डाइवर्ट होगा, उसे हंसी भी आ सकती है। समझो ना? पैनल में भाई सामने वो तो इस मूड से थोड़ी आ रहा होगा, मैं होली खोल के बैठा हुआ हूं, और बार बार थोड़ा डाइवर्ट होता है। मैं कोई बात नहीं, तुम्हारा मन है, आराम से टीका लगा देना। ठीक है, चलो देखो क्या चीज। हाँ देखो समझो, अभ्रक एक चीज है, और अभ्रक से पतली पतली परत बनाना जो पन्नी जैसी बनती है उसे बोलते हैं माइका सीट। वो सनमाइका अलग है भाई, वो नहीं। देखो समझो, अभ्रक का सबसे ज्यादा उत्पादन काडरमा करता है। दुनिया में इंडिया नहीं करता। हाँ, इंडिया नहीं करता। इंडिया इंपोर्ट करके सीट बनाता है, इंपोर्ट करके सीट बनाता है। लो
हल्का सा लगाना टीका, मांग में धर देना। ठीक, हल्का सा भाई। हाँ चलो, बस 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 बस, थैंक यू भाई। तुम्हारे लगा दूं? तुम तो चल जाएगा तुम्हारे तो। चलो भाई, ठीक है। हाँ, अच्छा एक